स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का क्विज सीरीज़। जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो कब किया था स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू जी थी, इनको एक और भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को। कांग्रेस के किस अधिवेशन ने प्रसिद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? कौन सा अधिवेशन था? ये अधिवेशन था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 शब्दों का प्रयोग किया गया था। और इसमें कौन से थे? इसमें दादा भाई नौरोजी, जैसे मैंने बताया था, दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में चुना गया। तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये बने थे बेलगांव अधिवेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो आप इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न हाल ही में एसएससी और एमटीएस के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस पार्टी के? 1938 में बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। वहीं बात करें तो 1919 में सुभाष चंद्र बोस का सिलेक्शन हो जाता है आईसीएसई में, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में। उसके बाद ये इसकी नौकरी छोड़ देते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? कितना बार का पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, वंदे मातरम गीत को 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा है कि इन्होंने जो है भारत में 1916 में होम रूल लीग में जो थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, साथ ही साथ तिलक मिलके 1916 में भारत में होम रूल लीग बनाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि तिलक के साथ किसने मिलकर होम रूल लीग बनाया? तो एनी बेसेंट ने बनाया, 1916 में बनाया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये विदेशी अध्यक्ष थी। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया जाता है? देखिए, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस 2 भागों में, गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो ये कब का अधिवेशन था? ये था सूरत अधिवेशन, जहाँ कांग्रेस का विभाजन होता है। वहीं बात करें तो उसके बाद लखनऊ अधिवेशन होता है, जहाँ गर्म दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं 1916 का अधिवेशन में। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, पूछा जा रहा है यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी की पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, ये भी पूछा जाता है। तो 1885 में होती है, लॉर्ड डफरीन के समय होती है। और ये दोनों ही पूछा गया प्रश्न है, तो आपको दोनों ही याद रखना है। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय पद के लिए महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारामैया। यानी गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को उठाया था, लेकिन ये चुनाव हार गए थे, क्योंकि इनके अपोजिट में जो था वो 1939 में सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीत जाते हैं और गांधी जी का जो पट्टाभी सीतारामैया था, इनकी हार हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर? ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है कि अजमेर पे क्लिक करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है और ये सुन्नी मुसलमान संत थे
और काफ़ी फेमस थे। दिल्ली सल्तनत से इनका नाता है। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य कला शैली है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या असम? सही जवाब हो जाएगा सत्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा कि ये एक असम की क्लासिकल डांस शैली है। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अरविंद घोष, महात्मा गांधी या गोखले या एम एन रॉय ने? तो ट्रस्टीशिप जो था वो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्रस्ट है, तो अगर आपके पास वेल्थ है, पैसा है, तो आप इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाइएगा। उसके बाद ये ट्रस्ट का देख रेख, इसको संभालना और ये सभी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ट्रस्टीशिप इसे ही बोला जाता है। अभी भी भारत में कई ट्रस्टों के ट्रस्टीशिप बिकते हैं। कौन सा बांध चंबल नदी पर बनाया गया है? तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध भी है और कोटा बैराज भी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये तीनों के तीनों बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है, और ये पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 29, 27, 28 या 30? आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सही जवाब है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अनुसार जो है भारत में अल्पसंख्यक, जिसके अंदर मुस्लिम, जैन जैसे पारसी लोग, ये जो है भारत में अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। तो ये शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं, जिसके तहत मदरसों का निर्माण किया जा सकता है। वहीं जैन लोगों के द्वारा या फिर गुजराती लोगों के द्वारा आपने देखा होगा कि बहुत सारे शैक्षिक संस्थानों का निर्माण किया जाता रहा है। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे है? तो दीवाने अर्ज पहले किसके समय में था? ये आप देखेंगे तो ये था बलबन के समय में। बलबन कौन सा था? तो ये जो था स्लेव डायनेस्टी, यानी कि नौकरशाह थे बलबन, भारत के दिल्ली सल्तनत के बादशाह, और इनके समय ही दीवाने अर्ज की स्थापना होती है। और इसका संबंध जो है रक्षा यानी डिफेंस विभाग से है। बलबन गुलाम वंश से संबंधित थे, तो आप इसको याद रखना है। पोलो का खेल भारत में किसने शुरू किया? यूनानी, अंग्रेज, तुर्की या मुगल? तो भारत में जो पोलो का खेल था वो तुर्की, जिसे अब तुर्की कहा जाता है, उन्होंने शुरू किया था। तो पोलो के खेल की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने से सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनकी कहानी ये है कि ये ऐबक जो थे, इन्होंने तो पहले कुतुब मीनार की स्थापना करते हैं। दूसरी बात है कि पोलो खेलते समय, यानी कि चौगान भी इसे बोला जाता है, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण जो है इनकी मौत हो जाती है, तो ये भी पूछा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे, और ये तुर्की के स्लेव थे, यानी तुर्की से भारत आए हुए गुलाम थे। तो इन सारे पॉइंट को अगर आप एक साथ याद रखिएगा तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? आप आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। और ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जो जिला है वहाँ पे ये स्थित है, और ये भारत में स्थित 3 सबसे बड़े जो है वन्यजीव संस्थानों में से एक है। किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? तो किस साल करते हैं? 1864 में सर जॉन लॉरेंस जो है शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं, क्योंकि शिमला पहाड़ों पर स्थित है, ये दिल्ली से नज़दीक है, तो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर अंग्रेज शिमला चले जाया करते थे, जबकि शरद काल में राजधानी दिल्ली ही हुआ करती थी। सबसे पहले राजधानी अंग्रेजों ने कलकत्ता को बनाया, उसके बाद 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। सारा का सारा इन पॉइंट सिंध और पार्वती नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो काली, सिंध और पार्वती जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। वहीं बात करें चंबल नदी की, तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो एक साथ आपका 2-2 प्रश्न हो जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। पूछ रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मतों की समानता के मामले में स्पीकर के पास निर्णायक मत होगा और वो उसका प्रयोग करेगा? तो अगर संविधान में ये बताया गया कि अगर संसद में किसी विषय पर मत किया जाता है और उसमें अगर टाई हो जाता है यानी बराबरी होती है, तो उस स्थिति में जो स्पीकर है वो अपना मत देगा, और वो चाहे किसी भी एक पार्टी का सपोर्ट लेके, किसी भी एक ग्रुप का, समूह का सपोर्ट लेके उसे जिता सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? 99, 100, 102 या 103? तो आपने याद रखना है कि अनुच्छेद 100 में ये लिखा गया है कि स्पीकर जो है अपना मत दे सकता है। अनुच्छेद 100 का धारा 1 में ये बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे पहले ये देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, जिससे गांधी जी जुड़े थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो गांधी जी करते ही थे, और खिलाफत आंदोलन से भी गांधी जी जुड़े हुए थे। तो किस आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे? वो है स्वदेशी आंदोलन। क्यों नहीं जुड़े थे? क्योंकि गांधी जी जो भारत में है 1915 में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, जबकि जो स्वदेशी आंदोलन है वो भारत में 1905 में शुरुआत हो जाती है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। तो उस समय गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। और स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होता है और सूती वस्त्र या खादी वस्त्र के उपयोग पे जोर दिया जाता है। तो सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सारा का सारा पॉइंट ध्यान में रखना है। कौन सा देश 2020 में कोयला का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक था? तो सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी उपयोग करने वाला और सबसे बड़ा आयातक था, कौन सा था? तो ये था चीन। चीन जो था कोयला का सबसे ज़्यादा पैदावार भी करता था, प्रोडक्शन भी, और सबसे ज़्यादा खपत भी करने वाला चीन था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन था? भारत था। जबकि सिर्फ कोयला के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ये भी एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब आप इतने दूर तक आ गए हैं हमारे साथ, यानी आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हों, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे? तो जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, और 1509 तक से 1529 तक का समय इनका पीरियड माना जाता है। कृष्णदेव राय बहुत ही प्रतापी राजा हुए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो देखिए यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझना है। यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन इस बार जो है पैदावार जो है सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार देखी जाए तो वो महाराष्ट्र में होता है। तो आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है और देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, उस अनुसार आप आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, जी हाँ है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना, तो जी हाँ ये भी है, हर जगह लिखा रहता है, आप स्टेशन में, प्लेटफॉर्म वगैरह में ये पढ़ सकते हैं। देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये भी है। ग्राम पंचायत का आयोजन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं है। तो ये क्या है? ये जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। किसके लिए नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्यों के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि ये राज्यों का नीति निर्देशक तत्व है। ग्राम पंचायत हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। और किस अनुच्छेद से आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंदर दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंदर जो ग्राम पंचायत है उसी के अंदर ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। आपका ये जितना भी प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे के सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? देखिए विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से पूछा जा रहा है? तो इनका संबंध टेनिस से है। यहाँ पे क्यों पूछा गया है विजय अमृतराज के बारे में? क्योंकि अभी हाल ही में लंदन में 2022 में जो है विजय अमृतराज को ऑनर दिया गया है, सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो और इनका संबंध 1974 और 1987 का डेविस कप से था। डेविस कप जो है उसका संबंध टेनिस से है। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो विजय अमृतराज का संबंध जो है टेनिस से है, और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर का प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 2021 में 53.7 से बढ़कर 2011 में कितना हो गई? एनटीपीसी के कई शिफ्टों में ये प्रश्न बार बार रिपीट किया गया था। तो ये कितनी प्रतिशत हो जाती है? ये कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 65.5% महिला साक्षरता 2001 लिखा हुआ है, और 2001 से फिर 2011 में 65.5% होती है। वहीं पुरुष शिक्षा की बात करें तो पहले ये 75% थी और उसके बाद 82% तक हो जाती है। अच्छा प्रश्न था, कई बार का पूछा गया प्रश्न था। कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती है, प्राणहिता है या पूर्णा? यानी उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। तीनों ही दोनों गोदावरी की सहायक नदी थी। वहीं प्राणहिता जो है वो 34% हिस्सा गोदावरी नदी के जल का रखती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो प्राणहिता नदी से पूछा जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार का पूछा गया है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए, सिक्किम आप घूमने जाइएगा तो वहाँ पर्वत मिलेंगे, यानी इसका हिस्सा है। उत्तराखंड भी लोग घूमने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश भी जाते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न था, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा ये आपको पता चल गया होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। और ये हमारे सीरीज का आखिरी प्रश्न था। तो मैंने आपको 15 मिनट से भी कम समय में 50+ प्रश्न मिला के करवा दिए हैं, तो जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का आखिरी वीडियो, आखिरी क्विज। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर आपसे कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।